अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, हमने कहा था उनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले भारतीय न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और जो टॉपिक हम लोगों ने कल छोड़ा था उसको कवर करते हैं। पार्ट 5 है, तो क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। पहले हम लोग बाकी के प्रावधान पढ़ लेते हैं। तो लोक अदालत पढ़ा था हम लोगों ने। लोक अदालत के बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया और इसके माध्यम से गांव में न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है ग्राम न्यायालय अधिनियम का? बेसिकली ये मोबाइल कोर्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम, उन्होंने मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। मोबाइल कोर्ट का आशय ये था कि जो गांव के लोग हैं, छोटी छोटी मुकदमेबाजी को लेकर के उन्हें शहर आना पड़ता है, वकीलों के चंगुल में उलझना पड़ता है, समय और धन की बर्बादी होती है, तो उन्हें इन चीज़ों से बचाया जाए। इसलिए गांव में ही अदालतें लगाई जाएं, समय समय पर गांव में जाकर के अदालतें लगाई जाएं और वहीं पर उन्हें न्याय दिलाया जाए। इसके पीछे की थीम ये है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2008 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया ग्राम न्यायालय अधिनियम, और यह प्रावधान किया कि जिले स्तर पर गांव को चिन्हित करके या गांव के समूह को चिन्हित करके, मोटे तौर पर कहें तो जो मध्य स्तर की पंचायतें होती हैं, यानी गांव का एक समूह होता है, ब्लॉक लेवल कह लो, मध्य स्तर कह लो, तो मध्य स्तर की जो पंचायतों का स्तर है वहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रावधान, ये सोच थी इसके पीछे। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 निर्मित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य स्तर की पंचायत, मध्य स्तर की पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालय का गठन होगा। ब्लॉक लेवल, मध्य स्तर की पंचायत के लेवल पर बनाया जाएगा। ये जो ग्राम न्यायालय कार्य करेगा, ये जो ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा, ये ग्राम न्यायालय, इसके पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ग्राम न्यायालय में उपस्थित होंगे। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होंगे ग्राम न्यायालय में। तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। और सप्ताह में दिन तय कर लिया जाएगा कि किस किस दिन किस गांव में, यानी किस गांव के पंचायत के समूह के स्तर पर न्यायालय स्थापित होगा। तो जिले से जो फर्स्ट क्लास श्रेणी का मजिस्ट्रेट है वो जाकर के वहां बैठेगा और वहां पर सिविल मामले और ऐसे क्रिमिनल मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा हो,
छोटे छोटे से विवाद गांव में उत्पन्न होते हैं। किसी ने किसी के घर से निकलने का रास्ता रोक लिया, किसी ने किसी को खिड़की बनाने का रास्ता रोक लिया, किसी ने किसी को खेत में मेड़ बांधने से रास्ता रोक लिया, मेड़बंदी करने से रोक दिया, कोई किसी को अपने खेत से नहीं जाने दे रहा है। छोटे छोटे से विवाद हैं, छोटे छोटे से मुकदमे हैं। कभी कभी गांव में झगड़े हो जाते हैं, किसी ने किसी को 2 डंडे मार दिए, किसी ने, तो इस तरीके के झगड़े बड़े आम हैं गांव में। तो ऐसे मुकदमे कोर्ट पहुंचते हैं तो शहरों में किसानों को और गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे जो उनका जीवन है वो भी प्रभावित होता है, उनकी आजीविका है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि खेती करते हैं ज़्यादातर लोग, और खेती समय साध्य श्रम साध्य कार्य है, तो वो समय वहाँ दौड़ भाग के चक्कर में लगता है। तो जो कोर्ट कचहरी है जिले की, उसके चक्करों से बचाने के लिए है ये कॉन्सेप्ट। और जो सुनवाई होगी, सुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता, जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धजन जो योगदान दे सकते हैं, को शामिल किया जाएगा। जो भी सुनवाई का प्रक्रिया बनना चाहते हैं, सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं विवादों के समाधान के लिए, ज़्यादातर सोशल एक्टिविस्ट बड़े एक्टिव होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी न्याय करने में शामिल किया जाएगा। जबकि जो रेगुलर कोर्ट हैं उनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का कोई रोल नहीं होता, वहाँ सब कुछ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है और वहाँ इन लोगों का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन ग्राम न्यायालयों में इनका रोल किया जाएगा, जिससे गाँव में जो विवाद हैं वो आपसी बातचीत के जरिए, सुलह के जरिए सुलझाए जा सकें। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील, निर्णय के विरुद्ध अपील 6 माह के भीतर जिला न्यायालय में हो सकती है। अगर इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील करनी है, ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील करनी है, तो केवल 6 महीने के भीतर ही अपील करनी होगी। 6 महीने इसकी अवधि है, 6 महीने परिसीमन अवधि है इसकी। 6 महीने के बाद अपील नहीं की जा सकती और अपील जिला न्यायालय में करनी होगी अगर अपील करनी है तो ये ग्राम न्यायालय का प्रावधान है। हालांकि चूंकि जिले स्तर के जो न्यायालय हैं वो राज्य देखता है उन्हें, तो संसद ने कानून तो बना दिया, लेकिन अब इसके गठित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। ये चिंताजनक स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्यों ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारें संवेदनशील नहीं हैं, जबकि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो इस पेंडेंसी को ख़त्म होना चाहिए। और अभी जो पुराने कानून थे, उन पुराने कानूनों में तो बाप रे बहुत समय लगता था, 30-30, 40-40 साल तक क्रिमिनल मामलों में फैसला आने में लगे हैं। बिहार में भारत सरकार के रेलवे मंत्री की बम मार करके हत्या कर दी गई 70 के दशक में, 70 के डिकेड में रेलवे मंत्री की बम मारकर हत्या की गई और इसमें अपराधियों को सजा देने में लगभग 39-40 साल लग गए। 39 इयर्स के बाद फैसला आया। तो लेकिन अब जो नए कानून है उस नए कानून में ऐसा नहीं होगा। अभी जो नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ उस में पटना में 50 दिन के अंदर सजा हो गई, 50 डेज के अंदर। अभी आज ही पेपर में है कि ये नए कानून के तहत ये पहली सजा है देश में। जो नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं उन नए क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत ये पहली सजा है जो मात्र 50 दिन में हो गई, यानी 50 दिन में केस निपट गया। हत्या का, मर्डर का मुकदमा था, पिता और उनकी 2 बेटियों के मर्डर का केस था और 50 दिन में पूरा केस सुलझा करके और न्यायालय ने सजा भी दे दी, आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। तो कानूनों का लचीला होना और टाइम बाउंड होना बेहद जरूरी है। तो देखिए
अब धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं, क्रिमिनल केस में तो आया ही है। तो ये ग्राम न्यायालय के विषय में चर्चा है। इसी तरीके से फैमिली कोर्ट होता है, परिवार न्यायालय है। परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 निर्मित किया गया। और इस परिवार न्यायालय अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जो पारिवारिक विवाद हैं, यानी विवाह से उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं, इसके अंतर्गत परिवार न्यायालय का गठन होगा। और इस परिवार न्यायालय में फैमिली से संबंधित परिवार और परिवार में भी विवाह संबंधी अपराध की सुनवाई। इसका मतलब हुआ कि जैसे दहेज के मामले की सुनवाई है, तलाक के केसेस की सुनवाई है, दत्तक ग्रहण की सुनवाई है, या बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए, माँ बाप में से अगर तलाक हो गया तो अब तलाक हो गया तो बच्चा किसके साथ रहेगा, माँ के साथ रहेगा, पिता के साथ रहेगा। बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ को फैमिली कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य न्यायालय में जब सुनवाई होती थी तो तमाम लोग मौजूद रहते हैं। सामान्य न्यायालय में परिवार के मुकदमे, परिवार की बातें लोग सामान्य कोर्ट में डिस्कस करने से बचते हैं, संकोच करते हैं, तो केसेस की सुनवाई बाधित होती थी। इसलिए ये तय किया गया कि परिवार संबंधी ऐसे मुकदमों के लिए एक अलग कोर्ट बनाई जाएगी और उस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का नज़रिया ये रहता है कि तलाक न दिया जाए, क्योंकि परिवार टूटना बहुत आसान है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए अगर बातचीत के जरिए, समझौते के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तो उसे सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हर जगह हैं। आप बाहर निकलोगे, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ भी समस्या है, तो इसका क्या मतलब है नौकरी छोड़ के चले आओगे? आप जॉब करते रहते हो, सरकारी नौकरी पाते हो, सरकार का जो ऊपर का अधिकारी है बुरी बुरी गालियां दे करके डांटता है, तो नौकरी छोड़ के तो नहीं चले आते, या उसको गोली तो नहीं मार देते। तो ऐसी दिशा में न्यायालय ये प्रयास करता है, परिवार न्यायालय ये प्रयास करता है कि भाई अगर घर में भी किसी भी तरीके के मतभेद हैं तो उनको बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए, बजाय इसके कि तलवारें लेकर के एक दूसरे की गर्दन पर खड़े हो जाओ। इससे बेहतर है कि बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करो। तो परिवार न्यायालय अच्छा एफर्ट करता है, अच्छी भूमिका निभाता है इस मामले में। इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। और कानून ये कहता है कि 10 लाख अगर जिले की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, जब जिले की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है तो फिर परिवार न्यायालय जरूर बनाना चाहिए, अवश्य बनाना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है फैमिली कोर्ट। प्ली बार्गेनिंग, ये सब न्याय की पद्धतियां हैं, हमारे यहाँ न्यायिक चीज़ों में लागू हैं, हमें पता होना चाहिए। जानकारी नहीं होती तो लोग नुकसान उठाते हैं। प्ली बार्गेनिंग
अब प्ली बार्गेनिंग, इसकी हिंदी भी प्ली बार्गेनिंग ही लिखो। अभिवाक समझौता अगर हिंदी लिखना चाहो कोई मतलब नहीं, प्ली बार्गेनिंग ही लिखो। अमेरिका में सबसे पहले इसे लागू किया गया, फिर हमने भी अपने यहाँ जो हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता है वर्तमान समय में, इसके पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, लेकिन 1 जुलाई से उसे नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में संशोधित करके लागू किया गया है। तो इसमें प्रावधान किए गए हैं, लागू करने के प्रावधान किए गए हैं। किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लागू होगा प्ली बार्गेनिंग का, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या बेसिकली? ये कहता है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, उन क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली समझौता नहीं कराया जाता। क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट मिलता है केवल, उसमें समझौता नहीं होता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा उदार नज़रिए से सोच करके लाया गया है। उदार नज़रिए से सोच कर लाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये तय किया गया कि भाई अगर मान लो क्रिमिनल केस में किसी भी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है, कोई अपराधी है, किसी को सज़ा हो गई, सज़ा जल्दी होती नहीं है, सालों लगते हैं सज़ा मिलने में, तो पीड़ित पक्ष को क्या मिला? जो पीड़ित है, ज़्यादातर जो क्रिमिनल मामलों में पीड़ित हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं। ज़्यादातर जो क्रिमिनल मामलों में पीड़ित हैं वो गरीब या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। अब मान लो किसी ने उनके खिलाफ कोई अपराध किया और उस अपराध में उनको 10 साल बाद, 20 साल बाद सजा मिल गई, तो क्या पीड़ित पक्ष को कोई राहत मिली? वो तो 10 साल 20 साल तो उसकी आंखें पथरा गईं न्याय के इंतजार में कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 10 साल 20 साल बाद मिलने वाला न्याय वास्तव में कोई न्याय नहीं रह जाता। उसकी इंटेंसिटी बहुत खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। आदमी न्याय न मिल पाने की कुंठा में वर्षों गुजार देता है। कुंठा ही तो है कि किसी ने उसके साथ अपराध किया, किसी ने उसके साथ अत्याचार किया, शोषण किया, और 10 साल 20 साल 25 साल गुजर गए और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो कुंठा ही तो है। ये व्यक्ति को सिस्टम के प्रति विरोधी बनाती है, ये व्यक्ति को सिस्टम के प्रति अविश्वासी बनाती है, असंतोषी बनाती है। ये वास्तव में खतरनाक सिम्टम है हमारे देश के लिए। इस पर हमारे रणनीतिकारों को सोचने की बेहद संजीदगी से आवश्यकता है। तो एक प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट ला करके ये कोशिश की गई कि भाई अगर मान लो कोई अपराधी है, बड़ा आदमी है अपराधी, जिसने और जिसके खिलाफ अपराध किया वो कमजोर है, गरीब है, तो ऐसा करते हैं, एक समझौता करवाते हैं दोनों के बीच में। बिल्कुल मर्जी से होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एक समझौता करवाते हैं दोनों के बीच में, और इस समझौते के माध्यम से अपराधी से कहते हैं कि तुम अपना अपराध, आरोपी से कहते हैं कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, क्योंकि जब तक तुमको सजा नहीं होगी या सजा से मुक्त नहीं होगी तब तक दुनिया तुमको दोषी मानती रहेगी, अपराधी मानती रहेगी। तो बेहतर है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। अपराध स्वीकार करने का फायदा क्या होगा? मान लो तुमको सजा 5 साल की मिलनी थी मैक्सिमम, तो सजा तुम्हारी कम करके 2 साल हो जाएगी। केवल 2 साल की सजा मिलेगी, 5 के बजाय 2 साल की सजा मिलेगी। सजा मिलेगी जरूर, लेकिन 5 के बजाय 2 साल की मिलेगी। इसके बदले तुम्हें उस कमजोर आदमी को जिसके खिलाफ तुमने अपराध किया है, तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे या 2 लाख रुपए देने होंगे। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम अगर उसे 2 लाख रुपए दे दो या 5 लाख रुपए दे दो या 10 लाख रुपए दे दो, वो हैसियत और केस और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके डिसाइड होगा कि मान लो तुम उसे 5 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी 3 साल की, केवल 2 साल की सजा तुम्हें मिलेगी। तो अपराधी के लिए भी बहुत अच्छा है कि उसकी सजा कम हो जाएगी। जो पीड़ित है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे केवल न्याय मिलता, और न्याय में केवल अपराधी को सजा मिलती न जाने कब। लेकिन यहां अपराधी को सजा भी मिल रही है और पीड़ित को पैसा भी मिल रहा है, दोनों बातें हैं। तीसरी बात, जो केस की पेंडेंसी है लंबे समय तक रहती, वो खत्म हो गई।
चौथी बात, जो जेल मैनेजमेंट है वो आसान हो गया, क्योंकि वो अपराधी जेल में 5 साल रहता, अब 2 साल में बाहर आ गया। तो चारों तरफ फायदे ही फायदे हैं इसके, अगर इस तरीके का समझौता हो जाए। क्रिमिनल मामलों में इस तरीके के समझौते को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। इसी तरीके के समझौते को प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। अभिवाक समझौता, हिंदी में भी प्ली बार्गेनिंग ही लिखो। प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन यह समझौता तभी लागू होगा जब जज अपनी परमिशन देगा, और जज तभी परमिशन देगा जब जज को लगेगा कि ये सब कुछ कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के किया गया है, निष्पक्ष तरीके से किया गया है, तभी जज फैसला सुनाएगा, अन्यथा जज निर्णय नहीं देगा। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट है, बड़ा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ वकील ज़्यादातर प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताते नहीं, क्योंकि केस ख़त्म हो जाता है जल्दी, उनकी फीस चली जाएगी। दूसरी बात, लोग भी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अरे 2 ही साल की सज़ा में छूट जाएगा, नहीं चाहिए पैसा, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए 5 साल। ये जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता से भी लोगों को बाहर लाना पड़ेगा। भाई वो आपको 3 लाख 5 लाख जो भी पैसा तय हुआ, वो आपको पैसा दे रहा है, वो भी तो पनिशमेंट है उसका। अगर उसको 5 साल जेल नहीं मिली, 2 ही साल जेल मिली, और उस 3 साल के बदले वो व्यक्ति को 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी है, जैसी हैसियत आदि के आधार पर सब कुछ तय होगा, जो पेमेंट कर रहा है वो भी तो उसके लिए सजा है, ये भी तो उसके लिए पनिशमेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। और अगर पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए तो जो पुराने केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बस वही बात है कि पॉजिटिव सोचेंगे तभी ऐसा होगा। और पॉजिटिव सोचने में जो पीड़ित पक्ष है उसको भी, जो आरोपी है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध होना है उसको भी, जो वकील है उसको भी, ये सब मिलकर के पॉजिटिव सोचेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी अड़ जाएगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से लिखो, प्ली बार्गेनिंग लिखो, बोल के लिखाता हूं इसे, लिखो। यह क्रिमिनल मामलों में पीड़ित व्यक्ति और आरोपी के मध्य, यह क्रिमिनल मामलों में पीड़ित व्यक्ति और आरोपी के मध्य होने वाला एक ऐसा समझौता है। क्रिमिनल मामलों में पीड़ित व्यक्ति और आरोपी के मध्य होने वाला ऐसा समझौता है जिसके द्वारा यह सहमति बनाई जाती है, जिसके द्वारा यह सहमति बनाई जाती है कि आरोपी की कुछ सजा कम कर दी जाएगी, आरोपी की कुछ सजा कम कर दी जाएगी, इसलिए वह अपना अपराध स्वीकार कर ले, इसलिए वह अपना अपराध स्वीकार कर ले, और इसके बदले में, और इसके बदले में, इसके प्रतिफल में, या इसके बदले में, इसके प्रतिफल में, इसके बदले में वह पीड़ित को कुछ धनराशि दे, वह पीड़ित को कुछ धनराशि दे। किंतु यह सब कुछ दबाव रहित और न्यायालय की अनुमति से होगा, दबाव रहित होगा और न्यायालय की अनुमति से होगा।
किंतु इसके लिए सीमा यह है कि डैश, पहला पॉइंट, किंतु इसके लिए सीमा यह है कि पहला पॉइंट, यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 7 ईयर्स। यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें अधिकतम 7 ईयर्स 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यह लागू नहीं होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यह लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, बच्चों के विरुद्ध अपराधों में यह लागू नहीं होगा। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 ईयर से कम, बच्चों के विरुद्ध अपराधों में यह लागू नहीं होगा। और अंतिम पॉइंट, जो अपराध राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को व्यापक रूप से प्रभावित करते हों, उनमें यह लागू नहीं होगा। ये हो गया प्ली बार्गेनिंग। इसी में नया कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये तो क्रिमिनल मामलों में हो गई सुलह वाली बात, लेकिन सिविल मुकदमे भी बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो सिविल मुकदमों में भी सुलह की बात होनी चाहिए, समझौते की बात होनी चाहिए। तो उसके लिए माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाया गया। जो प्ली बार्गेनिंग है वो 2005 से आया है भारत में। 2005 से इंट्रोड्यूस किया गया है प्ली बार्गेनिंग। और जो माध्यस्थम और सुलह अधिनियम है सिविल मामलों में, ये 1996 में बनाया गया। अर्थ क्या है इसका? इसके अंतर्गत 2 तरीके की संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। मध्यस्थ नियुक्त किए जा सकते हैं या इनको माध्यस्थम कहते हैं। दूसरा, सुलह केंद्र बनाए जा सकते हैं। माध्यस्थम नियुक्त किए जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं इनको। और सुलह केंद्र बनाए जा सकते हैं, कंसिलिएशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, कंसिलिएशन सेंटर्स। सुलह केंद्र, कंसिलिएशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई सिविल मुकदमा उत्पन्न हो तो कोर्ट में जाएगा, लंबी लंबी डेट पड़ेगी, बहुत समय लगता है। सिविल मुकदमे सबसे ज़्यादा समय तक चलते हैं।
लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर कोई सिविल केस उत्पन्न होता है तो व्यक्ति कोर्ट जाने के बजाय आर्बिट्रेशन चला जाए, कंसिलिएशन सेंटर चला जाए। ये सब बनाए जाएंगे, राज्य सरकारें बनाएंगी, हाई कोर्ट के स्तर पर बनाए जाएंगे, जिला स्तर के न्यायालय पर बनाए जाएंगे। और ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर्स जो बनाए जाएंगे, ये समझौते और सुलह के आधार पर फैसला देंगे। इनके ऊपर जो कानून है, सिविल कानून है, एविडेंस के कानून हैं, वो लागू नहीं होते। देरी क्यों होती है? देरी होती है सिविल कानूनों की प्रक्रिया और साक्ष्य कानूनों की प्रक्रिया को मानने में, क्योंकि वो प्रक्रियाएं बहुत विलंबकारी हैं, बहुत देरी पैदा करती हैं। अगर हम उन प्रक्रियाओं से हटकर न्याय देने की व्यवस्था कर दें, लेकिन मनमानापन होने की गुंजाइश रहती है। तो अगर हम उन मामलों में, अगर इन मामलों में प्रक्रिया से हट करके और दोनों पक्षों की सहमति से न्याय करने की गुंजाइश कर दें, तो मनमानापन भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षकार सहमत हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं। तो दोनों पक्ष सहमत हो जाएं और एक ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसी संस्था हो जो दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय को अंतिम मान ले, वही न्यायालय का निर्णय हो जाए। तो ऐसे संस्थाओं को माध्यस्थम कहते हैं या सुलह केंद्र कहते हैं। माध्यस्थम या सुलह केंद्र कहते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से इन पे सिविल कानून, साक्ष्य के कानून लागू नहीं होते। हर मामले में ये अपनी प्रक्रिया खुद तय करते हैं, इसलिए आपको किसी वकील को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना केस लेकर के पहुंच जाइए, जो आपके दिल में है कह डालिए, अपनी भड़ास निकाल दीजिए, पूरी भड़ास निकाल दीजिए। आप अपने मामले में सबसे अच्छी बहस कर सकते हैं, आप अपने मामले में वकील से ज़्यादा अच्छी बहस कर सकते हैं। लेकिन बस अंतर ये है कि जो रेगुलर कोर्ट हैं उसमें वकील सब कुछ बड़े सधे हुए तरीके से कहता है, क्योंकि उसकी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसकी अपनी एक निश्चित शब्दावली है, उसका अपना एक निश्चित पैटर्न है, उसका एक निश्चित कानून है। तो आप वहाँ पर अपने मन की भड़ास नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप माध्यस्थम और सुलह केंद्र जाएंगे तो कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो कर लें, हर जगह हैं, पहुँच गए हैं, लेकिन आप ना करें, बिल्कुल ना करें। मेरी तो एडवाइस यही है कि बिल्कुल ना करें। आप पहुँचें और जो मन में है, जो आपको पता है, जो आपकी ग्रीवांस है, जो आपकी शिकायत है, दिल खोल के बोलिए, मन की भड़ास सारी निकाल दीजिए, कह दीजिए। मन भी हल्का और केस भी निपटेगा। जो दूसरा पड़ोसी, जो दूसरा पक्षकार है, वो भी अपने मन की भड़ास निकालेगा। जितनी बातें एक दूसरे के मन में हैं सब कह डालेंगे, समझौता करना आसान हो जाएगा। और जब मन में गांठ बांधे रहेंगे तो फिर समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बात समझौते तक पहुंचेगी कोई न कोई किंतु परंतु आ जाएगा, अड़े आ जाएगा, बाधा बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छे सेंटर हैं, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर, कि सिविल मुकदमों में दोनों पक्ष बातचीत करें, समझौता करें और मामले की सुनवाई हो जाए। जो निर्णय माध्यस्थम या सुलह केंद्रों के द्वारा सुनाया जाएगा वो निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, न्यायालय की तरीके से मान्य होगा। इनके निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी, इनके निर्णयों को कहीं चुनौती नहीं दी जाएगी। केवल एक आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर इनके द्वारा दिए गए निर्णय पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हों, लोक नीतियों के विरुद्ध हों, तब तो अपील संभव है। अन्यथा इनके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। और इस प्रकार जो निर्णय दिए जाएंगे माध्यस्थम और सुलह अधिनियम के माध्यम से, वो अंतिम होंगे। 6 महीने के भीतर निर्णय देना होगा, 6 महीने के भीतर। अगर 6 महीने के भीतर निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों पक्षकार की सहमति से 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, यानी सिविल मुकदमा 1 साल के भीतर खत्म। इससे बढ़िया क्या है? सिविल मुकदमा 1 साल के भीतर खत्म, क्योंकि 6 महीने के भीतर आपसी बातचीत करके, यहां बातचीत है, जिरह नहीं है, वकीलों की तरीके से बहस नहीं है, यहां बातचीत है।
आप अपनी बात कहिए, दूसरा अपनी बात कहेगा, और जो माध्यस्थम है या सुलह केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है, सुलह करता है, वो आप दोनों की बात सुनेगा और सुन करके बताएगा कि भाई देखो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों की बात सुन करके, ठीक है। अगर कोई उसमें आपत्ति प्रकट करेगा, नहीं 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 इसमें ये वाली बात ठीक नहीं है, तो जो माध्यस्थम है या सुलह केंद्र है वो उससे पूछेगा कि भाई देखो ये आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, तुम अपनी बात कहो, तुम्हें कोई आपत्ति है? बातचीत के जरिए केस खत्म, 1 साल ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बस समस्या यही है कि लोग जानते नहीं कि ऐसा भी कानून है, वकील बताते नहीं, क्योंकि 1 साल में केस खत्म हो जाएगा तो उनकी इनकम कैसे होगी, तो वो बताते नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सरकारें प्रमोट नहीं करती। सबसे बड़ी बात, मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दूं। जब इससे पहले वाली सरकार थी दिल्ली की, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो मैंने दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे जहां उन्होंने लिख रखा था कि अगर आपके पास कोई सिविल मुकदमा है या आपके पास कोई केस है तो आप कोर्ट मत जाइए, आप आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर जाइए, ये इसका पता है। पूरी दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, बड़ा प्रचार था इसका। सरकार बदली, नए मुख्यमंत्री आए, अब इसका प्रचार नहीं है। पूरी दिल्ली में घूम डालो तो कहीं शायद एक बोर्ड आपको भले दिख जाए। एक बोर्ड मुझे केवल दिखा है पूरी दिल्ली में, इतनी बड़ी दिल्ली, केवल एक बोर्ड मुझे दिखा है। पहले क्या होता था, पहले आप मेट्रो से बाहर निकले, पता चला कि बोर्ड दिख गया आपको कि अच्छा अगर सिविल मुकदमा है तो कोर्ट मत जाओ, यहां जाओ, माध्यस्थम केंद्र जाओ, ये पता है। तो लोगों को प्रचार कर, सरकार को प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को, वरना लोगों को समझ नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा या कर रहे होंगे, सिविल की तैयारी कर रहे हो, समाज के सबसे जागरूक व्यक्ति मानते हो अपने आप को, तभी तो सिविल की तैयारी कर रहे हो। कितने लोग जानते थे इसके बारे में कि अगर मुकदमेबाजी होती है सिविल मामले में या क्रिमिनल मामले में तो ऐसे भी केस निपटते हैं जो 1-1 साल के भीतर निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं जानते आप लोग, नहीं बताया जाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बेहद घटिया और सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको न जाने कौन कौन इतिहास रटवा देगा। ये आए राजा, उनके बाद ये आए, उनकी इन्होंने गर्दन उतार दी, इसके बाद ये बन गए, उन्होंने उनकी गर्दन उतारी, ये बन गए। अरे क्या मतलब भाई, किसने किसकी गर्दन उतारी, उतारी चले गए, खत्म हो गए, मर गए। काहे को रटवा रहे हो बच्चों को, काहे को पढ़वा रहे हो? क्या सीखेंगे वो अपने जीवन में? तुम्हें पढ़ाना है आज का सिस्टम जैसे वर्क करता है उसके बारे में बच्चों को बताओ। बच्चे अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में जाने, बच्चे पंचायत के बारे में जाने, गांव में रहते हैं तो पंचायत के बारे में जाने, शहर में रहते हैं तो नगर पालिका के बारे में जाने, इन सब चीजों के बारे में, जिलाधिकारी के बारे में जाने, एसपी के बारे में जाने, शिक्षा अधिकारी क्या करता है, स्वास्थ्य अधिकारी क्या करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है वहां जाने, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं उसके बारे में जाने। ये पढ़ाई हो तो बच्चा समझदार भी बनेगा, जागरूक भी बनेगा, समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। न जाने कौन कौन सा सिद्धांत रटवाए पड़े हैं, न जाने कौन कौन सा इतिहास पढ़ाए पड़े हैं, न जाने क्या क्या पढ़ाए पड़े हैं किताबों में। इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम तो मेरी कल्पना से परे है। हर सरकारें आती हैं, कुछ न कुछ सुधार करती हैं, लेकिन सरकारों का जो ध्यान है वो केवल और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर रहता है। कोई अकबर को महान साबित करने पर तुला हुआ है, तो कोई किसी दूसरे राजा को, औरंगजेब को महान साबित करने पर तुला हुआ है, कोई शिवाजी को महान साबित करने पर तुला हुआ है। बस केवल और केवल सुधार इसी दृष्टिकोण से होते हैं। मेरे हिसाब से तो इन सबको बाहर कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आप प्राचीन इतिहास के नाम पर अपना कल्चर पढ़ाइए, भारतीय संस्कृति पढ़ाइए, और थोड़ी बहुत चीजें अपर क्लास में बताइए।
बाकी अपने देश के सिस्टम के बारे में बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए। कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से समझेंगे? सब कुछ पढ़ लेने के बाद, पीएचडी कर लेने के बाद भी नहीं पता होता कि माध्यस्थम और सुलह केंद्र क्या होते हैं, इनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है। बाकी रही बात युद्ध पढ़ने की, तो जिसकी जो मर्जी होगी पढ़ लेगा, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध रट लेगा। लेकिन बक्सर के युद्ध से उसका जीवन चलेगा क्या? पानीपत का युद्ध रट लेने से उसका जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसका जीवन चलेगा इन चीजों को समझने से, उसका जीवन चलेगा इन चीजों को जानने से। लेकिन कौन समझाए? जो देश का पाठ्यक्रम डिसाइड करने वाले बड़े बड़े टीचर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत और न जाने कहां कहां से, कौन समझाए उन्हें? बेसिक सी समझ नहीं है किसी के पास, बेसिक सी अकल नहीं है किसी के पास कि इस देश के बच्चों को क्या पढ़ाने की जरूरत है, क्या समझाने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि जो सिस्टम है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक बने लोग। सरकारी नीतियों का खर्च भी कम हो जाएगा, प्रचार का सरकार का खर्च भी कम हो जाएगा, पैसा भी बचेगा इस तरीके की पढ़ाई के माध्यम से। लेकिन सोचने वाली बात है कि कौन सोचे और कौन करे, लेकिन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। एनीवे, इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, संशोधन करके इसे बेहतर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को भी हम माध्यस्थम और सुलह केंद्रों के माध्यम से, या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी विवाद हैं हमारे दूसरे देशों के साथ, व्यापारिक विवाद हैं, वाणिज्यिक विवाद हैं, या अन्य सीमा आदि संबंधी विवाद हैं, तो उन विवादों को भी हम इसके माध्यम से समाधान कर सकते हैं। इसके लिए उच्चतम न्यायालय गठित करेगा कोई भी माध्यस्थम या सुलह केंद्र। इसके अलावा अगर 2019 में अमेंडमेंट करके यह भी प्रावधान कर दिया गया कि अब एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ACI। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ACI बनाया जाएगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होगा? ये एक ऐसी संस्था होगी जो पूरे देश में जो माध्यस्थम और सुलह केंद्र बनाए जाएंगे उनके लिए गाइडलाइन तय करेगी, उनके लिए मार्गदर्शन तय करेगी। जो हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर डिसीजन देते हैं, उन डिसीजंस का रखरखाव करेगी, जिससे कि बाकी लोग अगर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर से जुड़ना चाहें या देखें कि कैसे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर फैसले करते हैं, कैसे कैसे जटिल से जटिल मामलों को इन्होंने सुलझाया है, इन सारी बातों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। एक तरीके से लाइब्रेरी की तरीके से ये काम करेगा, और केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के लिए। और ऐसी संस्थाओं की ग्रेडिंग भी करेगा। ग्रेडिंग का मतलब जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड का मतलब है कि कौन राष्ट्रीय महत्व के मामले, कौन राज्य के महत्व के मामले, कौन, इस तरीके से अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग भी की जा सकती है। ये सब ACI करेगा। तो कानून को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, फिर आपको लिखाता हूँ। एक और कानून बनाया गया अभी, मीडिएशन एक्ट 2023 अभी पारित हुआ है। मध्यस्थता अधिनियम 2023 पारित किया गया। अब ये जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर है, इसमें सरकार की ओर से मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं या सुलह केंद्र बनाए जाते हैं। वहां पर हम जाते हैं और मामले निपटते हैं, हमारी बात ये सुनते हैं, दो पक्षों के बीच ये समझौता कराते हैं और दो पक्षों के बीच ये समझौता करा के निर्णय सुनाते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब मीडिएशन एक्ट के माध्यम से इससे भी लचीली व्यवस्था बना दी गई 2023 में। अभी पिछले साल कानून बना करके इससे भी लचीली व्यवस्था बना दी गई। क्या व्यवस्था बना दी गई कि मीडिएशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, मध्यस्थता केंद्र बनाए जाएंगे। ये क्या करेंगे भाई? समझौते के आधार पर तो समाधान वहां हो गया, अब ये क्या करेंगे
ये दो लोगों के बीच, दो पार्टियों के बीच मध्यस्थता करेंगे और ये निर्णय नहीं सुनाएंगे। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में तो निर्णय ये सुनाते हैं, मध्यस्थता अधिनियम में ये निर्णय नहीं सुनाएंगे। ये दोनों पक्षों की, दोनों पार्टी की मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि तुम लोग बैठो मेरे सामने और मेरे सामने बातचीत करने के लिए, बातचीत करके आपस में समझौता करो। मुझसे जो मदद चाहिए मांगो, मुझसे जो सहायता चाहिए मांगो। तो मध्यस्थता और भी लचीला है, और भी लचीला है। ये कहता है कि दो पार्टी के बीच झगड़ा है तो मेरे सामने बैठ के दोनों लोग समझौता कर लो। समझौता करने में जो दिक्कत है मैं देख रहा हूं, मैं बताऊंगा कहां तुम कहां गलती कर रहे हो, तुम कहां गलती कर रहे हो, तुम कहां ठीक जा रहे हो, तुम कहां ठीक नहीं जा रहे हो, मैं बताऊंगा और तुम दोनों लोग मिलकर समझौता कर लो। और जब तुम दोनों लोग मिलकर समझौता कर लोगे और ये तय कर लोगे कि अब हम लोग झगड़े का अंत कर रहे हैं और यही निर्णय हम दोनों लोग मान रहे हैं, तो हम, यानी जो हम मध्यस्थ केंद्र हैं, हम इस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे कि हम इस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन फैसला किसने लिया? हमने नहीं लिया। फैसला तुम दोनों लोगों ने लिया जिनके बीच झगड़ा था, और इस फैसले को लेने में हमने मदद की। जिसकी नाक जहां आगे आ रही थी हमने उसकी नाक को दबाया ना, तुम गलत जा रहे हो, अपनी नाक थोड़ी छोटी करो। तो इसका अहंकार बहुत बड़ा होता है ना, ये ज्यादा गड़बड़, ये सारी मैक्सिमम समस्याओं की जड़ यही है, लंबी नाक। तो नतीजा ये है कि अगर कोई भी पक्ष अपनी लंबी नाक लेकर के आगे आ रहा है तो रोका जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र उसको विकल्प बताएगा, कानूनी चीजों के बारे में बताएगा कि ये चीज कानूनी है या नहीं है, ये चीज कानून सम्मत है नहीं है, ये ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। तमाम चीजें हैं, तमाम तकनीकी और कानूनी पहलू हैं जिनके बारे में ये बताएगा, दोनों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन समझौता ये दोनों पक्ष मिलकर खुद करेंगे, निर्णय खुद लेंगे, ये केवल अपनी मुहर लगा देगा, डन, और मुकदमा खत्म। कितने दिन के भीतर? 6 महीने, केवल 6 महीने, केवल 6 महीने के भीतर मुकदमा खत्म करना है। और अगर 6 महीने में नहीं खत्म हो पाया तो 6 महीने और लिया जा सकता है, बशर्ते दोनों पार्टी सहमत हो, दोनों पक्षकार सहमत हो तब। यानी किसी भी कीमत पर 1 साल के भीतर मुकदमा खत्म करना है। कितनी अच्छी बात है, कितनी लचीली बात है। तीनों बातें जो 1996 में बनाया गया, ये कि भाई ये लोग फैसला देंगे, समझौता कराएंगे दोनों के बीच, दोनों की बातें सुनेंगे और दोनों की बातें सुन करके आपसी सुलह करा करके समझौता दे देंगे, निर्णय सुना देंगे। और जो मध्यस्थता है ये तो कहता है कि भाई हम मध्यस्थ बैठे हुए हैं, तुम दोनों लोग डिस्कशन करो, तुम दोनों लोग समझौता करो, जहां दिक्कत आएगी मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे सामने समझौता कर लो बैठ करके, मैं तुम्हारे समझौते पर मुहर लगा दूंगा, और मैं तुम्हारे समझौते पर मुहर लगा दूंगा तो ये न्यायालय के निर्णय की तरीके से मान्य हो जाएगा, चुनौती नहीं दी जाएगी, न्यायालय के निर्णय की तरीके से मान्य हो जाएगा। विरले मामलों में चुनौती होगी। तो इससे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है मुकदमों के समाधान का? लेकिन बस जागरूकता की कमी। यहां भी एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने का प्रावधान किया गया है। एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी भारत सरकार के स्तर पर। वो पूरे देश में जो मीडिएशन सेंटर्स होंगे उन मीडिएशन सेंटर्स का पंजीकरण करेगी, क्योंकि फर्जी फर्जी लोग भी तो करने लगेंगे चौधराहट, तो ये चौधराहट ना हो फर्जी तरीके से। इसके लिए मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होगी कि वो मीडिएशन के लिए कोई गाइडलाइन, मानक तय करना चाहे तो तय कर सकती है। और देश में जो भी मीडिएशन सेंटर्स होंगे उन मीडिएशन सेंटर का पंजीकरण करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, जिससे कि वो एक लीगल यूनिट के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें, प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है मीडिएशन एक्ट का। तो ये दो बातें हमने आपको सिविल मामलों में बताई। लिख लो थोड़ा थोड़ा इसमें, पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में लिखो, फिर उसमें लिखाता हूं मीडिएशन एक्ट में। लिखो, सिविल मामलों में, सिविल मामलों में समझौते और सुलह के माध्यम से, सिविल मामलों में समझौते और सुलह के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, यह अधिनियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मध्यस्थ और सुलह केंद्र या माध्यस्थम और सुलह केंद्र बनाए जाएंगे, मध्यस्थम और सुलह केंद्र बनाए जाएंगे जो सिविल मुकदमों की सुनवाई करेंगे, जो सिविल मुकदमों की सुनवाई करेंगे। पैरा चेंज करके लिखें, ये साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं होते, ये साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं होते। अतः अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने वाले, अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने वाले सस्ते, सरल, लचीले साधन हैं। अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने वाले सस्ते, सरल और लचीले साधन हैं, सस्ते, सरल और लचीले साधन हैं। 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर ऐसे मामलों में निर्णय सुनाया जा सकता है।
ऐसे मामलों में निर्णय सुनाया जा सकता है जिसे पक्षकारों की सहमति से जिसे पक्षकारों की सहमति से अग्रिम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अग्रिम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय मामलों में यह समय सीमा नहीं है। इनके निर्णयों को मात्र लोक नीति के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इनके निर्णयों को मात्र लोक नीति के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। पैरा चेंज करके लिखें। 2019 में संशोधन के द्वारा 2019 में संशोधन के द्वारा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय मध्यस्थता परिषद, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखो। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान किया गया है, जो मध्यस्थम और सुलह केंद्रों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा करेगा, मध्यस्थ संस्थाओं की ग्रेडिंग करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थाओं के द्वारा लिए गए निर्णयों का रखरखाव करेगा। अब लिखो अगला, मध्यस्थता अधिनियम 2023, मीडिएशन एक्ट 2023, मध्यस्थता अधिनियम 2023, मीडिएशन एक्ट 2023 लिखो। सिविल मामलों में सुलह और समझौते की प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाने के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत मध्यस्थता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पक्षकार आपसी समझौते के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और जब मध्यस्थता केंद्र ऐसे समझौते पर अपनी सहमति देगा, तो यह मान्य निर्णय हो जाएगा। मध्यस्थता केंद्र समझौते में पक्षकारों की सहायता करेंगे। ऐसे मामले 6 माह के भीतर समाप्त किए जाएंगे। पक्षकारों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। पैरा चेंज करके लिखो। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया गठित की जाएगी। जो मीडिएशन सेंटर्स, जो मध्यस्थता केंद्रों के पंजीकरण, उनके लिए मानकों की घोषणा आदि कार्य करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, खूब सुन रहे हैं आप इस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। क्रिमिनल मामलों में चलने वाली कोर्ट है, ये जिला स्तर पर बनाई जाती हैं, जिससे कि जो क्रिमिनल मामलों का ट्रायल है वो तेजी से चलाया जा सके, क्रिमिनल मामलों का विचारण है वो तेजी से किया जा सके और क्रिमिनल केसेस तेजी से निपटाए जा सके। इन कार्यों के लिए
जो कोर्ट बनाई जाती है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। कुछ नया नहीं होता, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट होती हैं उन्हीं को फास्ट ट्रैक कोर्ट का दर्जा दे देते हैं। इनमें कोई भी लचीली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, ये नियम कानून का पालन करते हुए ही न्याय देते हैं। लेकिन तेजी से इसलिए चलते हैं क्योंकि सामान्य मामलों में जैसे आज पेशी हुई किसी की, तो अगली तारीख 5-6 महीने बाद मिलती है। आप अगर निचली अदालतों के बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो जो अगली तारीख है वो 5-6 महीने बाद आती है केसेस की। बहुत जुगाड़ है और बहुत तो 1-2 महीने कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, जो अगली तारीख है वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ऐसे लग जाती है। 1 हफ्ते बाद अगली तारीख हो गई, 3 दिन बाद अगली तारीख हो गई। तो जो केसेस हैं वो जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, तेजी से निपट जाते हैं, इसलिए इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। तो लिखो, क्रिमिनल मामलों में तीव्र गति से विचारण करने वाले ये न्यायालय हैं। तीव्र गति से ट्रायल चलाने वाले, बस डेट जल्दी जल्दी कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते, बाकी सब कुछ सारे कानून वगैरह वैसे लागू होते हैं। तीव्र गति से ट्रायल करने वाले, तीव्र गति से विचारण करने वाले ये न्यायालय हैं। तो चूंकि क्रिमिनल केसेस में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और पता चला व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध के आरोप में पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में पता चला कि अ, वो आरोपी नहीं है, वो दोषी नहीं है, तो उसका जीवन तो जेल में बीत गया। जैसे अभी आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक केस आया अभी। वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी का जिला स्तर का अनुसूचित जाति प्रभाग का अध्यक्ष है वो। उसने क्या किया, 3 लोगों को फंसाने के लिए, उसे लगा कि ये 3 लोग मेरे लिए ज़्यादा गड़बड़ है, इन 3 लोगों को फंसा देते हैं। तो उसने 2 फार्मासिस्ट को पकड़ा जो उसके जानने वाले थे, क्योंकि जिला स्तर का नेता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जिला स्तर का चेयरमैन है वो, शेड्यूल कास्ट का भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मिल गई उसके लिए। उसने 2 फार्मासिस्ट को पकड़ा और एक बुलेट, गन की एक बुलेट, बंदूक की एक बुलेट उसने अपनी पीठ में चीरा लगवा करके इंसर्ट करवा लिया, लगवा लिया। इसके बाद उसने पुलिस थाने जाकर के कहा कि मुझे गोली मार दी गई है, 3 लोगों ने मुझे गोली मारी है। अब भाई मामला संगीन है, एक तो नेता भी है, दूसरा अनुसूचित जाति का है, वरना तुरंत दूसरे एंगल शामिल हो जाते हैं मामले में। गोली लगी हुई है, ब्लड बह रहा है। नतीजा ये हुआ कि फटाफट पुलिस ने एक्शन लिया। जिन 3 लोगों को बताया गया वो 3 लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, घर में बैठे थे, पुलिस गई उठा लाई। तो बोले भाई क्या बात है, बोले अच्छा गोली मार के पूछ रहे हो क्या बात है। अब सीधे सीधे दिख रहा है, उन्होंने बता दी कि भाई किससे मारा गया, वो बंदूक कहाँ रखी है, वो गन कहाँ है, वो भी बरामद करवा दिया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन जो परिवार वाले थे, जिन 3 लोगों को बंदी बनाया गया, उसमें 2 सगे भाई और एक और परिवार का ही व्यक्ति, 3 लोगों को जिनको बंदी बनाया गया, उनके परिवार के लोगों को तो पता था कि ये तो एकदम फर्जी मुकदमा है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमें फर्जी फंसाया गया है, पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही है, मेरी मदद कीजिए। नतीजा ये हुआ कि एक शहर से दूर क्षेत्र के सर्किल अफसर को उस मामले की जांच करने का आदेश आ गया लखनऊ से। तो जब मामले की जांच की गई तो अधिकारियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि पूरा पूरा फर्जी केस। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद उन तीनों लोगों को जो जेल में रख करके अनावश्यक जेल में बंदी बनाया गया था, तीनों लोगों को जेल से बाहर कर दिया गया। और अब उन नेता महोदय को और जो फार्मासिस्ट थे, जिन 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 लोगों ने मिलकर के उनके साथ षड्यंत्र रचा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कल की बात है ये। तो चैलेंजेस बहुत है। अब मान लो अगर इस मामले में जो परिवार है वो कमजोर होता, उसकी बात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री न सुन पाते, तो क्या होता। जो आरोपी हैं वो आरोपी, यानी जो बेगुनाह थे वो, क्योंकि गोली लगी है पीठ में, साफ साफ दिख रहा है, तो इसके चक्कर में बेचारे सालों जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद रहते, विचाराधीन कैदी के रूप में बंद रहते। लेकिन वो परिवार के लोग भी सक्षम थे, वो अपनी बात वहां तक पहुंचा ले गए, इसलिए जल्दी बाहर निकल आए। नहीं तो ऐसे ऐसे फर्जी मामलों में लोग 10 साल जेल में पड़े रहते हैं, क्योंकि मुकदमा चलता रहता है, चलता रहता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठित करना बेहद जरूरी है, जिससे क्रिमिनल मामलों में ये डिसीजन, इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो ना हो सके। तो ये कुछ हमने आपको जुडिशियल डायनेमिज्म के लिए उठाए गए जो कदम है, हमने कुछ कदमों की यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद फिर हम लोग न्यायालय की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपनाई गई है, क्योंकि न्यायालय, इसका मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। तभी निष्पक्ष तरीके से न्याय दिया जा सकेगा। तो निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपनाई गई है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो लोकतंत्र को भी जीवित नहीं रखा जा सकता। लोकतंत्र को सजीव बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष रूप से प्रावधान कर दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया है, जिससे इसे बदला ना जा सके, समाप्त ना किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, एक एक पॉइंट में आपको लिखाते चलेंगे। पहले 2-3 लाइनें लिखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिखो, हेडिंग उसमें लिखो, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई गई है, अर्थात भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई गई है, अर्थात यह कार्यपालिका एवं विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। यह कार्यपालिका एवं विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, जिससे निष्पक्ष न्याय दिया जा सके,
जिससे निष्पक्ष न्याय दिया जा सके और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की जा सके, जिससे निष्पक्ष न्याय दिया जा सके और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की जा सके, निष्पक्ष न्याय दिया जा सके और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की जा सके। उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। आधारभूत ढांचा आगे पढ़ाएंगे, बस लिख लो अभी। इतना समझो कि आधारभूत ढांचा जिसे न्यायालय घोषित कर देता है, न्यायालय घोषित करता है, उसमें पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचा घोषित किया है। न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। डैश पहला लिखो, शक्ति पृथक्करण, पढ़ चुके हैं। अगला लिखो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा, ये भी पढ़ चुके हैं। तीसरा लिखो न्यायाधीशों की पदमुक्ति, यानी न्यायाधीशों को हटाने का तरीका, ये भी पढ़ चुके हैं। जटिल है, कठोर है न्यायाधीशों के हटाने का तरीका। अगला लिखो सेवानिवृत्त होने के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्त होने के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध कहाँ और कैसे है वो हम लिखा चुके हैं पहले। हाईकोर्ट में कैसे है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं वकालत नहीं कर सकते, रिटायर होने के बाद हाईकोर्ट के जज वहां कर सकते हैं जहां वो जज नहीं रहे हैं, ये लिखा है मैंने। तो सेवानिवृत्ति के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। अगला लिखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होना। भारित होना हम लोग चर्चा कर चुके हैं जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे कि संसद में चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता, कम नहीं कर सकती संसद। भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, भारित घोषित है। अगला लिखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है। अगला लिखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है, ये ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और पेंशन भारत की संचित निधि से आती है। पेंशन भारत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। अगला लिखो संसद और राज्य विधानमंडलों में, संसद और राज्य विधानमंडलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। न्यायाधीशों के आचरण आदि पर चर्चा नहीं हो सकती, केवल हटाने के समय चर्चा होती, बाकी नहीं हो सकती। अगला पॉइंट लिखो न्यायालय की अवमानना, पढ़ चुके हैं। न्यायालय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है इससे, न्यायालय की अवमानना। अगला लिखो लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिला जज अलग होगा और जिलाधिकारी अलग होता है, जिला मजिस्ट्रेट अलग होता है और जिला न्यायाधीश अलग होता है। तो डीएम अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग होता है, डीएम अलग, डीजे अलग। तो इसका मतलब यह है लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये हो गए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाने के प्रावधान। अब न्यायिक सुधार, हमारे यहाँ न्यायिक सुधार बड़े समय से लंबित हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े पैमाने पर जानते हैं, लेकिन ये तो मोटी मोटी सी बात है। बेसिक कमियां क्या हैं और क्या उपाय होने चाहिए, हम लोग इसके अंतर्गत उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो पहले चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके उपायों के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो एक एक चुनौती लिखते चलो, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे आवश्यकता के अनुसार। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो देश में अगस्त 2024 तक 5.1 करोड़ केसेस, अगस्त 2024 तक 5.1 करोड़ केस न्यायपालिका में पेंडिंग है, लंबित है। 5.1 करोड़ केस न्यायपालिका में लंबित है, जिनमें से लगभग 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ केसेस जिला न्यायालय के स्तर पर लंबित है। इतनी पॉपुलेशन नहीं है बहुत सारे देशों की, इतने केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग है। फोर पॉइंट फाइव करोड़ केसेस जिला न्यायालय के स्तर पर लंबित है, क्योंकि लगभग 125 देश तो विश्व में ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन केवल लाखों में है। 110-20 देश विश्व में ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन केवल लाख में है, करोड़ तो गई नहीं कभी। तो 4.5 करोड़ केसेस जिला न्यायालय पर लंबित है। इसी तरीके से 50 लाख से ज़्यादा हाई कोर्ट में है और 80,000 से अधिक सुप्रीम कोर्ट में है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो
ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति, क्योंकि हमारी न्यायपालिका जिन कानूनों पर चलती है उनमें ज्यादातर कानून ब्रिटिश कालीन है। ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति। अगला पॉइंट लिखो, आधारभूत संरचनाओं का अभाव। आधारभूत संरचनाओं का अभाव, जैसे जैसे लगभग 62%, 62%, जैसे लगभग 62% न्यायालयों में रिकॉर्ड रूम नहीं है। लगभग 62% न्यायालयों में रिकॉर्ड रूम नहीं है। भाई न्यायालय में मुकदमा आएगा तो फाइल आएगी, फाइल दर्ज होगी, तो वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो अलग से एक रिकॉर्ड रूम होना चाहिए जहां केसेस के सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएं। नहीं है। जहां जज बैठा रहता है उसके बगल, उसके इधर, उसके पीछे, उसके सर के बगल, वो आता है ना एक ऐड आता है, कौन से तेल का ऐड है, टीवी पर आता है, सरदर्द में अमिताभ बच्चन भी ऐड करते हैं उसका, जिसमें वो व्यक्ति बैठा हुआ है और चारों तरफ फाइलें फाइलें लगी हुई हैं, नवरत्न तेल। तो वही हालात है हमारे यहाँ ज़्यादातर अदालतों के, ज़्यादातर न्यायालयों के। रिकॉर्ड रूम नहीं है। 62% कोर्ट में आज भी नहीं है रिकॉर्ड रूम। और भी बहुत सारी बातें। लगभग 25% अदालतें ऐसी हैं हमारे देश में, यानी लगभग 1/4 अदालतें ऐसी हैं इस देश में जहां महिलाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है। सेपरेट टॉयलेट ही नहीं है महिलाओं के लिए। और भी ऐसी बातें, जाने दीजिए, अब ज़्यादा नहीं गिनाते हैं वरना बहुत दुख हो जाएगा। तो हमें तो एक बेहतर जुडिशियल सिस्टम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। हालांकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल अलग से फंड देना शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर दिया है जो हमारे जुडिशियल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा। तो काम इस दिशा में किया जा रहा है, लेकिन आज का स्टेटस तो फिलहाल यही है जो हमने अभी लिखा है। अगला पॉइंट लिखो, न्यायाधीशों एवं न्यायालयों की कम संख्या, जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों एवं न्यायालयों की कम संख्या। न्यायाधीशों एवं न्यायालयों की कम संख्या। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, न्यायाधीशों न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियां, स्थान खाली हैं। न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियां, न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियां, वैकेंसी बहुत है। अगला पॉइंट लिखो, लोगों में जागरूकता का अभाव, क्योंकि वैकल्पिक साधन की ओर नहीं जाते। लोगों में जागरूकता का अभाव। अगला पॉइंट, न्यायालयों की कार्यवाहियों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। अगला, विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या, विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या। अगला पॉइंट, न्यायिक कार्यों में समाज, न्यायिक कार्यों से समाज को, न्यायिक कार्यों से समाज को जोड़ने, कनेक्ट करने का अभाव। जोड़ा नहीं गया सोसाइटी को, क्योंकि समाज अगर मदद करेगा तो जुडिशियल कार्यों में और ज़्यादा हेल्प होगी। अगला पॉइंट, पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुधारों का अभाव। पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुधारों का अभाव। एक अलग पुलिस होनी चाहिए जो मामलों की जांच करे। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस है वो अलग होनी चाहिए। जो आपके इलाके में गश्त करती है, आप जाते हो तो आपका मुकदमा लिखती है, वो अलग होनी चाहिए। और अगर कोई केस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस अलग होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही पुलिस सारा काम करती है। तो जब एक ही पुलिस सारा काम करेगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग पुलिस को अलग अलग काम मिलना चाहिए। तो ये हो गया चुनौतियां। अब लिखो उपाय, या एक और चुनौती लिखो, एक और चुनौती लिखो, एक और चुनौती लिखो, फिर उपाय लिखो। लिखो, न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की कम संख्या। न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की कम संख्या, जैसे न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की कम संख्या, जैसे उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों में महिलाओं की भागीदारी औसतन, महिलाओं की भागीदारी औसतन 11% रही है, 11% रही है। एवं उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों में महिलाओं की औसतन भागीदारी लगभग 4% रही है। महिलाओं की औसतन भागीदारी लगभग 4% रही है। तो महिलाओं की भागीदारी भी कम है न्यायपालिका में, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। हाई कोर्ट में केवल 11%, सुप्रीम कोर्ट में केवल 4% भागीदारी। तो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता वहां दिख रही है। परिवारवाद, वंशवाद है। तो जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो जब तक परिवारवादी और वंशवादी व्यवस्था रहेगी तब तक यही व्यवस्था रहेगी। अगर हमें इसे ब्रेक करना है तभी फिर हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है उनमें फिर भी महिलाओं की भागीदारी थोड़ी बेहतर है, क्योंकि एग्जाम के जरिए जजेस आते हैं। परिवारवाद वंशवाद नहीं है वहाँ पर, एग्जाम के जरिए जजेस आते हैं। और ज़्यादातर राज्यों ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। किसी ने 25% रिजर्वेशन दिया है, किसी ने 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है जुडिशियल सर्विसेज में। तो उसका बेनिफिट दिखता है, वहाँ महिलाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप से बेहतर है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो बेहद खराब है, 11% और 4%। ये तो बेहद चिंताजनक है। लिखो अगला। अब ये तो मैंने चुनौतियां बताई आपको, अब उपाय लिखो।
या सुझाव, उपाय, सुझाव जो भी आप लिखना चाहो लिखो। पहला पॉइंट लिखो, न्यायालयों के आधारभूत संरचनाओं, न्यायालयों के आधारभूत संरचनाओं को तीव्र गति से विकसित करने की आवश्यकता है। विकसित किया जा रहा है, हर साल पैसा खर्च होता है, लेकिन मेरा कहना है कि तेजी लाई जाए। तीव्र गति से विकसित करने की आवश्यकता है, तीव्र गति से विकसित करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर किया जाए, प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर किया जाए, प्रक्रिया संबंधी प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर किया जाए, और ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त किया जाए, और ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त किया जाए, जैसे, और ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त किया जाए, जैसे 3 नए क्रिमिनल कानून निर्मित किए गए हैं, जैसे 3 नए क्रिमिनल कानून निर्मित किए गए हैं। अगला पॉइंट लिखो, न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए, न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए। अगला पॉइंट लिखो, न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, खाली पद भरे जाए, न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, यानी खाली पद भरे जाएं। न्यायालयों विशेषकर उच्चतर, उच्चतर मतलब हायर, हायर का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को मिलाकर के हायर कोर्ट बनता है, उच्चतर। न्यायालयों विशेषकर उच्चतर न्यायालय में, हायर कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उच्चतर न्यायालय में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जाए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जाए। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वैसे ही एआईजीएस हो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो, तो एफिशिएंट और ऊर्जावान लोग ऊंचे पदों पर जिला स्तर पर आ सकते हैं, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, न्यायालय के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए, न्यायालय के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए। अगला पॉइंट, लंबित मामलों को, लंबित मामलों को तीव्र गति से निपटाने के लिए, समाधान करने के लिए, लंबित मामलों को तीव्र गति से समाधान करने के लिए वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए। अगला पॉइंट, न्याय के वैकल्पिक साधन, न्याय के वैकल्पिक साधन लागू किए जाएं, न्याय के वैकल्पिक साधन लागू किए जाएं, इनका तीव्र प्रचार प्रसार हो, इनका तीव्र प्रचार प्रसार हो, जिससे न्यायालय के बाहर अधिक से अधिक मामलों का समाधान किया जा सके, जिससे न्यायालय के बाहर अधिक से अधिक मामलों का समाधान किया जा सके। तो ये कुछ उपाय हो गए, जिन उपायों के माध्यम से हम लोग जो न्यायिक चुनौतियां हैं, उन न्यायिक चुनौतियों का हम लोग सामना कर सकते हैं और जुडिशियल रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अब इसके बाद जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की यूनिट है वो हम लोगों की कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई। अब क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, और एक एक क्वेश्चन है, अब एक एक क्वेश्चन आप पढ़ो और आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2022 का, पढ़ो और आंसर बताओ। चैट ऑन कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, सन्याल समिति के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। भारत का संविधान, मनोहर ने ए आंसर दे दिया है, तो अच्छी बात है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का प्रावधान करता है। सुमित ने भी ए दे दिया है, रंजन का भी है, दीपक ए, पूनम का भी है, रोहित ए है, आर्यन, खुशी ए, प्रदीप, राजेश, श्वेता, राजलक्ष्मी, भूमिका, रियाज, मनीष ने डी दे दिया है, ओके। नाजिम, संजना, सुनील, खुशबू ए बी ए, अच्छा। आरती ने भी दिया है आंसर, नीरज आंसर ए है। चलो देखते हैं, एक एक विकल्प पढ़ते हैं। ये कहता है सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक है, फैक्ट है, फैक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं, समझ में आ गया। दूसरा कहता है भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी ठीक है। अब आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने का अधिकार देता है। तीसरा कहता है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। अच्छा, 4 होगा, 4 स्टेटमेंट है, ये 4 होगा। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में डिफाइन की गई है। चौथा कहता है भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, बात भी ठीक है, आर्टिकल 142 में हम लोगों ने लिखा है, आर्टिकल 142 कहता है। तो एक सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, यानी 1 2 4 हो गया आंसर, आंसर 1 2 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये कहता है भारत के पति, नहीं पत्नी नहीं, राष्ट्रपति होगा भाई, पति कहाँ से आ जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। नम्रता ने ए लिखा है, प्रियंका बी, उमंग ए, सैगुफा, अच्छा ए लो नाम पढ़ने में चला गया, आरजू का ए है, सुमित सी, संजना, रवीना ने ए आंसर दिया है, अनुष्का सी है, आकाश सी है। ये कह रहा है राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है, आर्टिकल 128 में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कौन बुलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बुलाता है, और राष्ट्रपति से पहले से सहमति ले लेता है, अनुमति ले लेता है, फिर बुलाता है किसी को कहने सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने के लिए। तो ये बात सही है, आर्टिकल 128 साफ साफ लिखता है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास